सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके शहर आज के मॉडर्न सिटी से भी बेहतर प्लान्ड थे, पर उनकी लिखी हुई बातें हम आज तक समझ ही नहीं पाए। अजीब है ना? वेलकम बैक टू आवर डीप डाइव इनटू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछले पार्ट में हमने उनकी माइंड ब्लोइंग सिटी प्लानिंग देखी, तो आज चलिए उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो अचानक गायब कैसे हो गए, उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो हियर्स द प्लान फॉर टुडे। हम इस कहानी को 4 पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे। पहले देखेंगे उनकी जमीन और जानवर, यानी उनका खाना पीना कैसे चलता था। फिर उनका व्यापार और विकास, यानी उनकी इकोनॉमी। उसके बाद उनकी संस्कृति और समाज, व्हाट डू दे बिलीव इन। और एंड में सबसे बड़ा मिस्ट्री, उदय और पतन, उनका राइज एंड फॉल। रेडी? लेट्स गो। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, जमीन और जानवर से। देखो, आखिर इतनी बड़ी, इतनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन चलती कैसे थी, उनका पेट कैसे भरता था? इसका जवाब उनकी जमीन और उनके पालतू जानवरों में ही छुपा है। अब यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। पता है आज इंडस रीजन में साल भर में कितनी बारिश होती है? सिर्फ 15 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इतनी कम बारिश में तो ठीक से खेती हो ही नहीं सकती। तो फिर सवाल यही है, राइट? अगर पानी इतना कम था तो लाखों लोगों की इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर अपना पेट कैसे भरती थी? अनाज कहाँ से आता था? और इसका जवाब एक नदी में छुपा है, द माइटी इंडस रिवर। बिल्कुल जैसे इजिप्ट के लिए नाइल रिवर थी, वैसे ही हरप्पन्स के लिए इंडस उनकी लाइफलाइन थी। देखिए, हर साल इस नदी में बाढ़ आती थी और जाते जाते अपने साथ एक अनमोल तोहफा छोड़ जाती थी, एकदम फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी, अलूवियल सिल्ट जिसे कहते हैं। यही उनका सीक्रेट था। और उनका फार्मिंग का तरीका एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। सोचो, वो नवंबर में जब बाढ़ का पानी उतर जाता था, तब गेहूं और जौ की बुआई करते थे, और फिर अगले साल की बाढ़ आने से ठीक पहले अप्रैल में फसल काट लेते थे। परफेक्ट टाइमिंग। और इसका सॉलिड प्रूफ भी है हमारे पास। राजस्थान की कालीबंगन में जोते हुए खेत मिले हैं। बट उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ये था कि वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास उगाया। सोचो, और ये इतना फेमस हो गया कि ग्रीक्स इसे सिंदोन कहते थे, सिंध से बना हुआ शब्द। फार्मिंग के अलावा पशुपालन भी उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। बैल, भैंस, बकरी, भेड़ सब कुछ पालते थे, लेकिन उनका फेवरेट था द हम्प्ड बुल, मतलब कुबड़ वाला सांड। आपको उनकी सील्स पर ये बार बार दिखेगा। ओह, और एक चीज जरूर याद रखना, घोड़े। उनके एविडेंस बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो ये लोग फॉर श्योर हॉर्स सेंटर्ड कल्चर नहीं थे। ओके, तो अब तक हमने देखा कि उनका फूड सप्लाई सॉर्टेड था, खेतीबाड़ी से उनकी नींव एकदम सॉलिड थी। लेकिन एक सिविलाइजेशन सिर्फ खेती से इतनी अमीर नहीं हो सकती, राइट? उनकी प्रॉस्पेरिटी का असली इंजन उनका जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क था। तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2, व्यापार और विकास। हम अक्सर सुनते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब है कि वो लोग मेटल्स के मास्टर थे। वो कॉपर और टिन को मिक्स करके एक नया स्ट्रॉन्गर मेटल, ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाना जानते थे, और इसी से बनाते थे वो अपने सारे टूल्स, वेपन्स और बर्तन। लेकिन ये सारे मेटल्स आते कहाँ से थे? उनके पास तो सारी चीजें एक जगह थी नहीं। उनका सप्लाई चेन देखो कितना अमेजिंग था। कॉपर वो लाते थे राजस्थान की खेतरी माइन से। टिन इंपोर्ट होता था ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान, और कीमती पत्थर वो आते थे साउथ इंडिया से। इमेजिन द नेटवर्क, पूरा सब कॉन्टिनेंट कनेक्टेड था। और हमें कैसे पता कि ये ट्रेड इतना दूर तक फैला हुआ था? इसका सबसे सॉलिड प्रूफ मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में हरप्पन सील्स का मिलना है। सोचो, इंडस वैली की सील्स इराक में। ये सीधा सीधा प्रूफ है कि उनका ट्रेड लोकल नहीं, इंटरनेशनल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में भी इस ट्रेड का जिक्र है। वो इंडस वैली रीजन को मेलुहा कहते थे। टेक्स्ट में लिखा है कि उनका ट्रेड मेलुहा से होता था, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का भी नाम है, दिलमोन जो शायद आज का बहरीन है, और मकान जिसे ओमान कोस्ट माना जाता है। हाँ, ये टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देख लेना। ऑलराइट, सो हमने उनका एग्रीकल्चर देख लिया, उनका बिजनेस एम्पायर देख लिया, एकदम सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन। लेकिन पैसा और ट्रेड ही तो सब कुछ नहीं होता है ना? आखिर उनका समाज कैसा था? वो सोचते क्या थे? किसकी पूजा करते थे?
उनकी लिखावट कैसी थी? चलो अब उनकी सोसाइटी के दिल में उतरते हैं। सेक्शन 3, संस्कृति और समाज। उनके रिलीजियस बिलीव्स में 2 फिगर्स सबसे प्रोमिनेंट लगते हैं। एक है मदर गॉडेस यानी मातृदेवी। इनकी मिट्टी की मूर्तियां जगह जगह से मिली हैं और माना जाता है कि ये ज़मीन की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ शक्ति का सिंबल थी। और दूसरे हैं एक मेल गॉड, एक पुरुष देवता, जिनको हम एक फेमस सील पर देखते हैं। इन्हें पशुपति कहा जाता है। चलो इस फेमस पशुपति सील को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है एक योगिक पोज में बैठा है। उनके सर पर 3 सींग हैं और उनके चारों तरफ घड़ी की तरह देखें तो एक हाथी, एक टाइगर, एक राइनोसरस और एक बफलो है। और उनके पैरों के पास 2 हिरण। इंटरेस्टिंग राइट? इसी वजह से कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शायद भगवान शिवा का ही एक अर्ली फॉर्म यानी प्रोटो शिवा हो सकता है। इन गॉड्स के अलावा वो नेचर को भी पूजते थे। पेड़ों में खास करके पीपल का पेड़, और एनिमल्स में उनकी सील्स पर एक अजीब सा जानवर दिखता है, यूनिकॉर्न, मतलब एक सींग वाला पशु। वो भी उनके लिए सेक्रेड था। और हाँ, वो बुरी नज़र से बचने के लिए ताबीज़ यानी एम्यूलेट्स भी पहनते थे। अब आते हैं उनकी राइटिंग पर। यस, हड़प्पन्स लिखना जानते थे, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट हमारी तरह अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ABCD जैसी नहीं। उनकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक, मतलब वो पिक्चर्स और साइंस का इस्तेमाल करते थे। और इनकी स्क्रिप्ट में करीब 250 से 400 अलग-अलग साइंस थे। और यहाँ पर है अ बिग ट्विस्ट। सोचो, इस स्क्रिप्ट को 1923 तक डिस्कवर कर लिया गया था, पर आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं एंड वी स्टिल कांट रीड इट। हम आज तक इसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। चलो अब उनके सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बात करते हैं। कमाल की बात यह है कि उनका पूरा सिस्टम बस एक नंबर के आसपास घूमता था, और वो नंबर था 16। उनके जितने भी वेट्स यानी बाट मिले हैं वो सब 16 के मल्टीपल्स में हैं, जैसे 16, 64, 160, 320। कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम था। और मज़ेदार बात यह है कि ये ट्रेडिशन इंडिया में सदियों तक चला। आपने अपने बड़ों से ज़रूर सुना होगा, 16 आने में 1 रुपया। वो 16 आने वही हड़प्पन लेगेसी है। तो अब तक हमने उनकी इकोनॉमी, उनके बिलीव्स, उनकी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट और उनका ब्रिलियंट मेजरमेंट सिस्टम सब कुछ समझ लिया। इट्स क्लियर कि ये एक बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। लेकिन हर कहानी का एक एंड होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे मिस्टीरियस सेक्शन पर, उदय और पतन। ये टाइमलाइन उनकी पूरी कहानी को समराइज करती है। पहले प्री हड़प्पन फेज, जब लोकल कल्चर्स डेवलप हो रही थे। फिर आया उनका गोल्डन पीरियड, मैच्योर फेज, जब मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े प्लान शहर बनाए गए। बट देन अराउंड 1900 BC कुछ बदला। ये शहर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, और इसके बाद जो फेज आया वो शहरी नहीं बल्कि एक रूरल देहाती कल्चर का था। लेकिन हुआ क्या था? ये सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई? इसके पीछे कोई एक सॉलिड आंसर नहीं है, बस थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश कम हो गई। कुछ कहते हैं नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। एक थ्योरी ये भी है कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो गई थी। एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी थी, पर उसके ज़्यादा प्रूफ नहीं मिले हैं। तो आजकल ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, इन सब चीज़ों का मिलाजुला असर हुआ होगा। तो सोचिए, हजारों साल पहले बसे इस शहरी जीवन का रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। हमने उनकी सड़कें, उनकी नालियां, उनके घर सब कुछ खोज लिया, पर उनके विचार, उनकी कहानियां, वो सब तो उनकी स्क्रिप्ट में बंद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस स्क्रिप्ट को, उस कोड को कभी क्रैक कर पाएंगे? क्या हम उनकी आवाज़ को कभी सुन पाएंगे? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।